डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर कर रहे हैं 2026 मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पीबीए 2026। तो ये पेपर बहुत आसान है। मैं आपको ये पेपर अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, सादा और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस पेपर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम इसको इस तरह बता सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज़ अ मेथड यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अनदर सोल्यूशन दैट रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद इट। सादा अल्फाज में हम इसको कुछ इस तरह बयान करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन से कम्प्लीटली रिएक्शन करवाने के बाद जो वॉल्यूम मालूम किया जाता है, ऐसे मेथड को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, विच इंडिकेटर कैन बी यूज फॉर दिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसकी टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, व्हाट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन। यानी इसका एंड पॉइंट क्या होता है? द सोल्यूशन चेंजेस फ्राम कलरलेस टू लाइट पिंक। यानी लाइट पिंक इसका जो कलर होता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl से और ये बना देता है NaCl प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन रिक्वायर्ड है कि टाइट्रेशन, जब आप एसिड बेस की टाइट्रेशन शो करते हैं तो उसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो इस तरह आप शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, कैलकुलेट मीन वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। यानी इसमें जो गिवन वॉल्यूम यूज्ड है वो फर्स्ट रीडिंग है 9 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, थर्ड है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो मीन वॉल्यूम के लिए आपने क्या करना है? तीनों रीडिंग्स को प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है। तो इस तरह आपके पास 9 + 9 + 9 27 आएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा, यानी 9 क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द मीन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो गिवन डाटा है वो है V1 और M2 और V2 एंड यू हैव टू रिक्वायर्ड M1 आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला इसमें आ जाएगा M1 V1 M2 V2। M1 इज़ रिक्वायर्ड, V1 की जगह आप उसका वॉल्यूम लगाएं जो कि 10 गिवन है, M2 की जगह उसकी मोलैरिटी लगाएं 0.1 और इसी तरह V2 की जगह उसका वॉल्यूम लगाएं 9। इसको सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 0.09 मोलर। 0.09 मोलर इज़ द रिक्वायर्ड मोलैरिटी M1 जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यह आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन 2 उसका ये पार्ट है, पूछा गया है कि स्टेशनरी फेज़ क्या होता है। तो बेटा इसमें सिंपल सा आंसर है कि द फेज़ दैट रिमेन्स फिक्स्ड पेपर इन क्रोमेटोग्राफी। यानी स्टेशनरी फेज़ हम उसको कहते हैं जो स्टेबल होता है, डज नॉट मूव, रिमेन फिक्स्ड, उसको हम स्टेशनरी फेज़ का नाम देते हैं। जिस तरह क्रोमेटोग्राफी में पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज़ होता है क्योंकि जो पेपर है ये रिमेन फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। इस वजह से हम पेपर को क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में स्टेशनरी फेज़ का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, फार्मूला ऑफ RF वैल्यू। बेटा RF वैल्यू जो है इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये बहुत आसान सा फार्मूला है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, मोबाइल फेज़। इसकी हम ऐसे डेफिनेशन करेंगे, द सॉल्वेंट दैट मूव्स थ्रू द पेपर कैरिंग सब्सटेंसेस। यानी ऐसा फेज़ होता है जो मूव कर सकता है, उसको हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, क्रोमेटोग्राम। बेटा क्रोमेटोग्राम हम उसको कहते हैं द पैटर्न और रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन पेपर। यानी क्रोमेटोग्राफी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो फिनिश्ड पेपर होता है, जब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स हो जाता है तो उस पेपर को हम क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है, कैलकुलेट RF वैल्यू। आपको सॉल्वेंट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया गया है और ब्लू स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो आपको 3 दिया गया है। तो जब आप इसका RF वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3 इज़ द डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूट एंड 8 सेंटीमीटर ये है सॉल्वेंट डिस्टेंस। इनको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.375। इसी तरह रेड स्पॉट के लिए 5 जो है वो रेड स्पॉट का डिस्टेंस गिवन है, जबकि सॉल्वेंट डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड होता है। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं फॉर रेड स्पॉट तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625। RF वैल्यू का फार्मूला यही होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, फ्लेम टेस्ट आपने शो करना है। कहता है कि विच वायर कैन बी यूज्ड इन फ्लेम टेस्ट। यानी जब आप फ्लेम टेस्ट करते हैं तो कौन सी वायर इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा इसका आंसर है प्लैटिनम वायर या फिर नाइक्रोम वायर। ज़्यादातर लैब में फ्लेम टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली वायर है वो प्लैटिनम वायर होती है और प्लैटिनम वायर को फ्लेम टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि प्लैटिनम वायर फ्लेम पर अपना कोई भी कलर नहीं देती है, इस वजह से प्लैटिनम वायर को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, वाई मस्ट बी द वायर लूप बी क्लीन बिफोर ईच टेस्ट। जब आप फ्लेम टेस्ट करते हैं तो हर दफ़ा टेस्ट करने से पहले वायर का जो लूप होता है उसको हम क्यों साफ़ करते हैं? इसकी वजह यह है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ सो दैट द फ्लेम कलर इज़ नॉट अफेक्टेड एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ये हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ताकि आप जो फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं वो आपको सही तरह विजिबल और अच्छे तरीके से नज़र आए और आप उसका अच्छा रिज़ल्ट, जो एक्यूरेट रिज़ल्ट है, वो ऑब्टेन करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, विच कलर फ्लेम डज बेरियम प्रोड्यूस। यानी बेरियम को जब आप फ्लेम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा कलर आता है? इसमें याद रखें, हमेशा बेरियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है वो एप्पल ग्रीन फ्लेम होता है, जैसे ग्रीन सेब होता है उस तरह का इसका कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, विच कलर फ्लेम डज पोटाशियम प्रोड्यूस। यानी पोटाशियम जो है वो किस कलर का फ्लेम देता है? तो इसका आंसर है लाइट पर्पल फ्लेम कलर होता है इसका, जैसे जामन की गुठली का कलर होता है, इस तरह लाइट पर्पल कलर पोटाशियम प्रोड्यूस करता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट है, विच मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। यानी कौन सा मेथड है जिसके तहत हम प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल तैयार करते हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन। यानी ऐसा मेथड जिससे हम क्रिस्टल तैयार करते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, व्हाट कलर चेंज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब बेटा ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हम उसको कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट को हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं, और अगर हम उसमें चंद कतरे पानी के ऐड कर दें तो वो इंडिकेट करता है वाइट से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट होता है। अगर हम चंद कतरे पानी के उसके मिला देते हैं तो वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कलर वाइट से ब्लू में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, हाउ कैन प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी टेस्टेड इन लेबॉर्ट्री। यानी लेबॉर्ट्री में आप पानी की जो प्योरिटी है उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? तो उसका अंदाज़ा हम लगाते हैं बाय मेजरिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो प्योर वाटर होता है अगर उसको बॉयल किया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसका डी पार्ट, हाउ डू इम्प्योरिटीज़ अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह अफेक्ट करती हैं? तो बेटा इसका आंसर है कि इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज़ द बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज़ द बॉइलिंग पॉइंट। यानी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो या तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, या फिर उसे कम कर देती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आइंदा होने वाले पेपर्स की तमाम सॉल्यूशन वीडियो मिलती रहें।